सभी अभ्यर्थियों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। और आज मैं एक बार फिर आप सबके बीच में उपस्थित हूं। लेकिन आज का हमारा जो एक टॉपिक जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो है चैलेंज सीजीपीएससी प्रीलिम्स 12 फरवरी 2023। 2022 के जो आपके प्रीलिम्स हुए थे और जो स्टैंडर्ड एक स्पेशलाइजेशन हमें अपने स्टेट पीसीएस में देखने के लिए मिला, उसके बाद से तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि अब जो हमारा स्टैंडर्ड है हमारे पीएससी का वो पहले से और भी ज्यादा लेवल उड़ गया। और पूरे भारत में एकमात्र हमारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है जो नित्य नए प्रयोग करता रहता है। एक बैलेंसिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे हर सेशन में थोड़ा सा हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता। हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता और खास तौर पे प्रीलिम्स में। और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है हमारे स्टेट सिविल सर्विस में, क्योंकि यही निर्धारण करता है स्क्रीनिंग आपके मेंस तक पहुंचने के लिए। ये भी एक इस बार बहुत बड़ी दिक्कत रही। हमारा पिछले सेशन का फाइनल रिजल्ट अभी आरक्षण के मुद्दों को लेकर के रुका हुआ है। तब से एक स्टूडेंट अगर हम कम्युनिटी में देखेंगे थोड़ी सी निराशा रही। लेकिन 12 फरवरी को हमारा प्रीलिम्स हो रहा है, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। अब ये मत सोचिए कि हमारे आने वाले मुद्दों में क्या होगा, इसका मैं एक इम्पैक्ट आपको बाद में बताऊंगा। हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने इस 12 फरवरी 2023 का जो आपका पीएससी प्रीलिम्स का चैलेंज है कि बच्चे इस बार किस माइंडसेट को लेकर के अपने एग्जाम में जाना है, किन किन गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराए, ताकि आप अपने दिए गए बेहतर प्रदर्शन के आधार पे ही प्रीलिम्स को निकाल सके। अब मैं अगर अपने इस प्रीलिम्स 12 फरवरी 2023 के लिए अगर कहूं तो एग्जाम डे का माइंडसेट आप सभी को पता होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट में रहेंगे। टोटल नंबर आपके 200 मार्क्स के हैं। 2 आवर्स का हमारा एग्जाम रहेगा और ये 2 आपके सेशन में होगा। पहला जो आपका पेपर है पेपर फर्स्ट, जो सुबह 10 से 12 के बीच में आपकी जनरल स्टडी भी 2 पार्ट में बटा हुआ है आपका। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आपके जनरल स्टडी के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संविधान, ये पूरे करंट अफेयर्स का एक मिक्सअप रहेगा। पार्ट 2 में उसके देखेंगे अपन क्वेश्चन के, तो हमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हमारा सीजी जनरल स्टडी का आपका पार्ट रहेगा। और पेपर 2 जो आपके दूसरे पाली में दोपहर 3 से 5 के बीच में होगा। गर्मी बहुत रहेगी, थोड़ा ख्याल रखना है। और उसी बॉयलर के उबलते समय आपको सी सेट भी देना है। ठीक, ये एक माइंडसेट तो हमारा एग्जाम डे का है जो आपके 12 फरवरी को होने वाला है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके इस प्रीलिम्स के लिए आपको बिल्कुल एक नजरिए के तरीके से या एक बेहतर रणनीति के स्तर पे आपको देखना समझना है कि ऐसा क्या है जो हम प्रीलिम्स में बहुत ही खास तरीके से ध्यान देकर के उस क्वेश्चन पेपर के लेवल को समझते हुए हम करें। तो आपकी पहली रणनीति उस एग्जाम डे में जो होनी चाहिए पेपर का ऑब्जर्वेशन है। आपको एग्जाम का लेवल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने पिछले साल के प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड या एग्जाम लेवल देखें, सामान्यतः एग्जाम लेवल अगर हम प्रीलिम्स के लिए बात करें तो 2 लेवल रहते हैं। एक होता है नॉलेज बेस्ड और दूसरा होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिला और आप सीधा अपना ओएमआर शीट को राउंड अप करना शुरू कर देंगे, नहीं, थोड़ा सा ठहरिए। आपके टेबल में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा दिख रहे हैं, समझ जाइए कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चन ज्यादा वहां पर हो सकते हैं। अब ये समझना जरूरी कि भाई ये नॉलेज बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है ये क्या है और इसको समझना क्यों जरूरी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई नॉलेज बेस्ड, जैसे मैं अपने प्रीलिम्स का ही अगर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, यहां पर दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। कथनों को पढ़ करके सही विकल्प चुने।
आपका एक ही टॉपिक है, उसमें लेयर वाइज आपके क्या दिए हुए हैं, यहां पर ऑप्शन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6, अधिक से अधिक 12 कर दी। ठीक, ये थोड़ा सा एक ही आपके टॉपिक को लेकर के लेयर वाइज स्टेटमेंट में बनाया हुआ क्या है आपका क्वेश्चन। अगर मैं इसको कहूं तो ये एक प्रकार से कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्या है क्वेश्चन है। अब इसी के बाजू में अगर मैं देखूं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उचित व लाभकारी मूल्य, यानी कि FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव आपका प्राइस। सामान्यतः ये आपके शुगर केन यानी गन्ने से जुड़ा हुआ आपका एक इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसमें मिल और किसान के बीच के संबंधों को लेकर के मूल्य का निर्धारण किया जाता था कि मिल में भी किसान के आपके गन्ने का उचित मूल्य मिले। ठीक, तो कॉन्सेप्ट बेस जब आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आप पहले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जर्वेशन करिए कि उसमें कॉन्सेप्ट बेस और नॉलेज बेस, जैसे थोक मूल्य सूचकांक हो गया आपका, ये तथ्यात्मक है कि गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना होगा, 64.23 आपका मॉडल आंसर में लिया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत और वोट का प्रतिशत क्या था। ये आपके थोड़े से अगर आप देखेंगे, आप इसको नॉलेज बेस ले सकते हैं, जो एक विषय से संबंधित टॉपिक के एग्जैक्ट आपको क्या होना चाहिए, उसके नॉलेज में फैक्ट पता होना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे आगे चलते, अब कृषि जनगणना पूछ दिया 2015-16, सामान्यतः कृषि जनगणना ये सब चीजें अगर आप देखेंगे अपने स्टेट लेवल पे देखते हैं, हम इंडियन जीएस पे नहीं देखते। जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, एग्जाम का लेवल भाई कैसा है, दोनों में ही देखना है आपको। पेपर 1 जो आपका दिया हुआ है, पेपर 1 को आप बांटेंगे तो आपको दोनों पार्ट दिख जाएंगे। पहला है आपका इसमें पेपर 1 में फर्स्ट पार्ट जो आपका है जीएस है और सेकंड पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ का। आप दोनों में एक बार नजर घुमा करके देख लीजिए। पिछले बार का जो आपका फर्स्ट जो पार्ट रहा इंडियन जीएस, ये एब्सोल्यूट लेवल पे अगर आप कहेंगे स्पेसिफाइड था, आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, एक ही टॉपिक के लेयर वाइज या तो कथन कारण में पूछे गए थे या फिर स्टेटमेंट में दिए गए टॉपिक से संबंधित कौन सा सही है या गलत, इसको लेकर के पूछे गए थे। लेकिन आप जब छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो ये आपका नॉलेज बेस्ड ही आपका क्या था, मैं एक प्रकार से मान सकता हूं क्वेश्चन है। अब इस बार 2023 में ये देखना है दोनों ही पेपर 1 के, क्योंकि पेपर 1 ही आपका डिसाइडिंग होगा। सी सेट तो क्वालिफाइंग है, हमारा जो अर्निंग मार्क्स बनता है, जो कटअप बनता है, वो किससे बनता है, आपके पेपर 1 से बनता है। तो आप पहले अपने पेपर के ऑब्जर्वेशन से पहली आपकी रणनीति है कि आप अपने दिमाग में इस चीज को बना लीजिए कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आया। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये निर्धारण नहीं करेंगे तो आगे कोई बहुत बड़ी भी गलती आपसे हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से, केवल 5 मिनट 7 मिनट लगता है इन सब चीजों को आपके समझने के लिए, जो मैं शुरुआती आपको बता रहा हूं। अब जैसे ही आप अपनी पहली रणनीति के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन कर लिए, अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है, जो हमें अपने प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। जो मैं 2000 अपने पिछले सेशन का लू, 2022 का जो प्रीलिम्स रहा, उसका जो एक पेपर 1 में देखेंगे, इंडियन जीएस आपका एब्सोल्यूट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आ गया था। छत्तीसगढ़ हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेजर या खजाना माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें अपने स्टेट पीसीएस में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो जनरल नॉलेज का या जीएस का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा हावी रहता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स निकालने के लिए भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका पार्ट 2। ठीक, आप जो है सब्जेक्ट की प्रायोरिटी रख लीजिए। मैं ये आपको सबसे पहले बता रहा हूं पेपर 1 के लिए कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए। अगर हम पिछला आकलन करते हैं तो हमारा जो अटेम्प्ट शुरू होना चाहिए वो कहां से शुरू होना चाहिए, आपके पेपर 1 में अगर आप उठाते हैं, आपको लगा कि जीएस इस बार भी वैसे ही आपके लेवल में आया हुआ है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्रायोरिटी आप पार्ट 2 को लीजिए पेपर 1 में, यानी कि आपका सीजी हो गया। आप सी सेट उठा के देखें, पिछले साल के जैसे लेंदी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे आपके लैंग्वेज के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप
पेपर 2 में अपने लैंग्वेज के प्रश्नों को पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, फिर उसके बाद लैंग्वेज के बाद अगर आप देखेंगे जो आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है आप उसको ले लीजिए, या फिर अलजेब्रा पोर्शन या नंबर सिस्टम से जो आने वाले प्रश्न हैं जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं, या अनुपात या कमर्शियल मैथ से जो क्वेश्चन आए हुए आप इनको भी ले सकते हैं। दोनों ही पेपर में याद रखिएगा, जब पहली पाली में आपका पहला पेपर आएगा, पहला पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आपका कट ऑफ का निर्धारण करता है। अगर एग्जाम का लेवल पिछले साल के जैसे ही पेपर 1 में इंडियन जीएस का कॉन्सेप्चुअल रखा गया है और सी सेट में लेंदी रखा गया है, तो आप पिछले साल की रणनीति को अगर अप्लाई करते तो हमें लैंग्वेज से और एप्टीट्यूड और नंबर सिस्टम से ले सकते हैं, और पहले पेपर में पार्ट 2 यानी हमारा छत्तीसगढ़, यही आपकी नैया पार कराएंगे आपके सब्जेक्ट। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आप जब प्रायोरिटी रख लिए हैं, पेपर 1 में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, पेपर 2 में आपका क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। अब आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना है। मैं ये नहीं बोलता कि आपके केवल जितने क्वेश्चन ये ऑन द स्पॉट में पता चलेगा हमारे पढ़ाई के स्तर पे, अगर आपने मेंस के लेवल पे पढ़ाई की है, या बहुत सारे बच्चे जो अभी 2021 के आपके सेशन में भी जो आपके रुके हुए जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी बैठते हैं, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल में देखेंगे तो उस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को सबसे पहले रखेंगे, अब बहुत कम से कम गलती करने का प्रयास करेंगे। आपकी स्पीड थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय कितना है हर सब्जेक्ट के लिए, केवल 2 आवर, और सी सेट में तो इसका बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है। पता चल रहा है कि सी सेट में आपके एक लच्छेदार उसमें पूरे बने हुए एक एक पेज के क्वेश्चन है, आप उसमें सीटिंग अरेंजमेंट को ही लेकर के वहां फंस जा रहे हैं, 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में चला गया। इसका खास ख्याल रखना है, आपकी स्पीड बेहतर माइंड फ्रीक्वेंसी के आधार पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपकी क्या होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। वैसे भी बहुत सारे बच्चे आप टेस्ट सीरीज देते हैं, एक बहुत अच्छी बात है, तो ये सबका आकलन हो जाता है कि आपकी स्पीड फ्रीक्वेंसी कैसे चल रही है। सबसे पहले यूनिवर्सल जो बेस्ड आपके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जिसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप क्लियरली ये मान ले रहे हैं कि ये इसका यूनिवर्सल आंसर है, उसको आप पहले रख लीजिए। अब स्टेप 2 के बाद ऐसा मैं कह सकता हूं कि जैसा हमारा पिछला जो कटअप गया था आपका, अगर हम देखें जो हमारे 2022 का जो आपका प्रीलिम्स रहा, उस प्रीलिम्स में हम कटअप को अगर देखें, स्थिति इतनी बुरी थी कि आपके जनरल का, चूंकि अभी तक हमारा 21 का फाइनल नहीं आया रिजल्ट, तो आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। वहीं एमपीपीएससी का देखेंगे तो आपका 2021 के सेशन का अभी जो आपके 22 में हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। अगर जो अभी यहाँ बच्चे दिए हुए थे, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, उनके एनालिसिस से अगर हम देखें तो जनरल का आप देखेंगे तो आपका 43%, यानी लगभग अगर आप देखेंगे जनरल अगर कैंडिडेट ने आपके कम से कम 42 से 44 क्वेश्चन आपके सही किए हैं पेपर 1 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस दोनों को लेकर के, तो वो आपके क्वालिफाई हो गए थे आपके मेंस के लिए। वहीं ओबीसी के लिए देखेंगे तो आपका 39%। अब लेवल ऐसा बढ़ रहा है, जनरल ओबीसी के कैंडिडेट दोनों ही सिमिलियर में आपके क्या हो रहे हैं, 1-2% के आगे पीछे रहते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे एससी में आपका 35% गया था, और आपके एसटी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 2% आप कम ले लीजिए, 32%। यानी लगभग अगर बच्चों की अगर आप स्थिति देखेंगे, पिछले बार का जो इंडियन जीएस का कॉन्सेप्चुअल दे दिया था और छत्तीसगढ़ मॉडरेट, पहले इससे पहले देखेंगे तो 50 क्वेश्चन में 44 या 42 तक बच्चे बनाते थे, लेकिन पिछले प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 35 या फिर आपके 32-35 में आपके रुक जा रहे थे। इंडियन जीएस में केवल 7, 8 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे बच्चे, बहुत बुरी स्थिति रही। सेम अगर यही स्थिति आएगी तो ये मान के चलिए आपके पूरे क्वेश्चन जो है कम से कम अगर जनरल ओबीसी में फाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। मैं आपको तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे सामान्य बच्चे जो है इसको अपनी शब्दावली में तुक्का लगाना कहते हैं, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है, बल्कि स्टेप 3 के स्ट्रेटेजी में क्या करना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाना है।
आप अपने माइंड में किसी भी कट ऑफ को लेके मत जाइए, मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूं। आपके नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग बेस आपका एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको 2-3% तो वहां रिस्क लेना पड़ेगा। आज तक छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे, अगर हम 2012 के बाद से अभी का देखेंगे, सिमिलरिटी जो है ये कट ऑफ का जो आपकी भाग दौड़ ऊपर नीचे होती रही है। तो हमें ऐसे सेफ ऑर्डर में चलना है कि जितना हम बना रहे हैं उससे कम से कम 3-4% से और भी ज्यादा क्या ले सके, अपना रिस्क ले सके। और ये रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना, बल्कि क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क यानी कि ये मान के चलिए आप गणना के आधार पर ये कर सकते हैं कि मैं जो रिस्क उठा रहा हूं, जो वहां पर एक अलग अपना एक स्टेप ले रहा हूं, वो एक नियमित सोची समझी आपकी रणनीति के तहत ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाई आई तो सीधे कूद जा रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना, अपने आसपास चीजों में देखना क्या क्या रिसोर्सेज है जिससे आप उस ट्रबल्स को, चैलेंज को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या है एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन, मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको ऐसे प्रश्न जो आपके थोड़े से फोकस्ड हो जा रहे हैं प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेटेड रिस्क किन प्रश्नों में लेना है। ऐसे प्रश्न जो तो आप जानते हैं, वो बनाते हुए आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अब जो लास्ट में जो आपका एक सेशन रहेगा जहां पर आपको रुक के देखना है कि आप एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करिए। आपको किसमें फोकस्ड होना है, प्रायोरिटी बेस्ड आपके क्वेश्चन। अब समझिए कि ये क्या है एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन। मैं कुछ आपको यहां पर उदाहरण बता रहा हूं। जैसे यहां पर एक सामने दिया हुआ आपका एक क्वेश्चन है, हेलो क्लास टी, एक टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी के बेस पे यहां पर आपका क्वेश्चन सामने दिख रहा है, हेलो क्लास टी शब्द का सही वर्णन करिए। एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं, ये एक नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी का यहां पर मीनिंग पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो दिए गए आपके ऑप्शन है उसको आपको देखना है। यहां पर अगर आप देखेंगे, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दिया हुआ है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा प्रवाल भित्तियों में, माइनिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रतिफल में क्रमिक रूप से कटौती, या फिर आपके साल्टी क्रिस्टल की निकासी उत्प्रेरित सेल अपक्षय। इस क्वेश्चन को देखने से ये समझ तो आ जा रहा है कि इंडियन जीएस में ये आपका संबंधित है तो किससे, आपके ज्योग्राफी से। आपको अपना सब्जेक्ट का कॉर्नर पता है कि आप किस सब्जेक्ट के कॉर्नर में बेस्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो आपका जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, पहले आप अपने सब्जेक्ट के कमांड को देख लीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं है, मान लीजिए ज्योग्राफी में नहीं है, आप समान स्तर की चीजों को ही पढ़े, लेकिन हेलो क्लास टी को कभी भी आप नहीं पढ़े, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अवॉइड करना। ये एक्सट्रीम लेवल का आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं और ज्योग्राफी की थोड़ी समझ रखते हैं, तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा अपना एक प्रायोरिटी बेस यहां पर क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। हेलो क्लास टी अभी ऐसे इंडोनेशिया की कई आपकी रॉक्स सेल जो आपकी वहां पर कई हजार साल पुरानी जो आपके पाषाण काल की पाई गई थी, वहां पर एक बहुत सिंपल आपका अपक्षय या विदरिंग की आपकी प्रक्रिया देखी गई थी, जिसमें लवण क्रिस्टल यानी कि जो आपके साल्टी क्रिस्टल थे, उस गुफा की दीवारों में आपके अपक्षय यानी विदरिंग कर रहे थे, यानी चट्टानों में टूटने का क्या बना था, वो कारण। तो ये एक हेलो क्लास टी से संबंधित क्या हो गई, आपकी प्रश्न की एक प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, मुद्रा तिजोरी, करेंसी चेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये एक प्रकार से इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक। और ये भी करंट बेस पे ही आपका क्वेश्चन बना हुआ था एक समय में आपके। अभी मुद्रा तिजोरी क्या है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब आप देखिए, आपका इकोनॉमी आपका चैप्टर आ रहा है, आपका कमांड है, तब आप इसको बिल्कुल प्रायोरिटी बेस पे रख सकते हैं, जिसमें आप कुछ क्वेश्चनों को काट दे रहे हैं। अगर आप में ये इकोनॉमी आपका कमांड ही नहीं है,
किसी प्रश्न को समझने से ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कभी इसको पढ़ा हूं, या ऑप्शन को रिलेटेड करने से भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये आपका एक्सट्रीम बेस हो गया, आप इसको किनारे करिए। लेकिन थोड़ा सा अगर इकोनॉमी पढ़े हुए हैं, आप बहुत सारी करेंसी के फॉर्म्स को समझते हैं। सामान्यतः मुद्रा तिजोरी जो होती है ये आरबीआई के आपके अधीन होती है। जितने भी एटीएम होते हैं भारत में, उस एटीएम के लिए आपका एक मनी का क्या होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। संबंधित बैंक में, हर बैंकों में ये आपकी करेंसी चेस्ट को रखाया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक, चंडीगढ़ में आपके बीच में हाल ही में एक्सिस बैंक में जो आपकी 4 करोड़ की जो डकैती थी, उससे संबंधित ये आपका प्रश्न उस समय बना हुआ था। तो इसमें देखेंगे मुद्रा तिजोरी की सुरक्षा उस बैंक की जिम्मेदारी है जिसमें वो तिजोरी स्थित होती है। इसका ये सही आंसर है जो आपके केवल 2 में आपको मिल रहा है। ठीक, और एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल से सामान्यतः जो पढ़ते हैं अपने ज्योग्राफी के लेवल को लेकर के, वो इतना तो जानते होंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नेल्लोर, मैसूर, कोयम्बटूर, एलेप्पी और भीलवाड़ा भारत में प्रमुख स्थल है जो संबंधित है। अब जो रूटीन लेवल पे पढ़ते हैं वो बस एलेप्पी को एक मोनोजाइट के रूप में याद रखते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन जो थोड़ा बेहतर पढ़े हैं अगर बच्चे, उनमें अगर देखेंगे नेल्लोर, मैसूर और कोयम्बटूर, ये सभी जो है भारत के आपके मायका यानी कि अभ्रक के क्या है, आपके उत्पादन के केंद्र बन रहे हैं। आप यहां पर एक प्रायोरिटी बेस ले सकते हैं। ठीक, आप अगर नहीं भी जानते या अभ्रक से संबंधित है तो आप लाइमस्टोन का देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस है, आप देख रहे हैं वहां से संबंधित नहीं है तो भाई इसको काटिए। फिर कॉपर का दिमाग में आता है तो सबसे पहले राजस्थान का बेल्ट आता है। राजस्थान से संबंधित नहीं, यहां पर बहुत सारे दे दे रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत का भी है। नेल्लोर यानी कि आपका एपी हो जा रहा है, आंध्र प्रदेश हो जा रहा है। मैसूर यानी कि आपका कर्नाटक हो जा रहा है, और कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में आ जा रहा है। एलेप्पी यानी कहां पर आ जा रहा है, आपका केरल में आ जा रहा है। और ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला ऑफ इंडिया से संबंधित आपके क्षेत्र हैं। तेल शोधन तो आपका नहीं होगा, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि ये कोस्टल एरिया नहीं है, आपके कोस्टल एरिया में आपके शामिल नहीं हो रहे। ये एक प्रायोरिटी बेस 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूं, अगर उन 2 क्वेश्चनों को छोड़ दिए तो ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका क्या बन सकता है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क, जहां पर आप एक गणना के आधार पे दिए गए प्रश्न को पढ़ करके आप विकल्पों को एलिमिनेटेड करते हुए क्या कर सकते हैं, अपना एक रिस्क उठा सकते हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 100 में से 100 क्वेश्चन बना के आएंगे तो उसको तो पहले आप बाहर कर दीजिए। पिछले बार के कटअप को देखते हुए आपको इस रणनीति में अगर आप चलते हैं तो मैं ये मान सकता हूं कि आप प्रीलिम्स को बहुत बेहतर तरीके से दे रहे हैं। और इस बार ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन के मैटर को लेकर के थोड़ी सी आपकी डिलेइंग सेशन में हमारा चल रहा है। मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी इस बार मई में हमारा इस सेशन का जो मेंस आपका डिसाइडेड है वो आपका कब है, मई में। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में भी अभी पीएससी के लिए आए हैं, न्यू कमर्स हैं, अगर थोड़ा सा समय मिल जाएगा, ये मान के चलिए 3 महीने की जगह अगर 4 या 5 महीना मिल जाएगा तो बहुत सारे आपके बच्चों के लिए मेंस के लिए एक बेहतर तैयारी का और समय क्या है रखा हुआ। इस सेशन को आपको निगलेक्ट नहीं करना है। अब बिल्कुल भी मत घबराइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पिछले साल के सेम पैटर्न में अगर प्रश्न आ जाता है तो वो आपके लगभग 60 या 70% के कट ऑफ को लिया है, नहीं हो सकता। मैं आपको सही बता रहा हूं, एवरेज ऑफ लेवल यानी मिडिल औसत के लेवल के ही लोगों में अभी के समय में आप देखेंगे एक प्रिपरेशन के लेवल में वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न पत्र को देख के घबराइएगा मत, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मगर हर एक प्रश्न को बहुत ही बुद्धिमत्ता से आपको क्या करना है, सोचना समझना। ये 3 स्तर की रणनीति स्ट्रेटेजी जो है इस बार के पीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं पूरा यकीन रखता हूं कि आपके लिए ये एक कारगर आपकी रणनीति हो सकती है। बहुत कम समय बचा हुआ है, बेवजह की चीजों में समय बर्बाद ना करें। जो पढ़े हैं उस पढ़े हुए आपके रिवीजन मैटर को आप प्रतिदिन
हमारे एग्जाम से पहले माइंड इतना अलर्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी लेवल इतनी तेज रहती है कि हम बड़े बड़े चैप्टर को 10 मिनट 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन करिए, बार बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए। क्वेश्चन पेपर आ रहा है, यही मेरा इस बार का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं किस प्रकार की रणनीति से आगे बढ़ूंगा, आपका डर कम होगा। चूंकि फरवरी में थोड़ा हो सकता है, अब हमारे एक वेदर का अगर देखेंगे, गर्मी का एक प्रभाव बढ़ रहा है, बिल्कुल बॉडी को फुल ऑफ वाटर रखिए, जितना हो सकता है पानी पीजिए, दिमाग को शांत रखिए। 5 से 10 मिनट हो सकता है तो मोबाइल में कोई भी ध्यान का आप खोलिए और अपने आप में थोड़ा सा ध्यान का मेडिटेशन करिए। पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, स्ट्रेस आपका क्या होगा, कम होगा। और हमेशा याद रखिएगा, आप स्टेट सिविल सर्विस के सबसे उच्च स्तर की परीक्षा में जा रहे हैं। संघर्ष, स्ट्रगल या फिर चुनौती जितनी बड़ी है उससे घबराइएगा मत। तो नींद चैन की त्यागो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये छोटी सी पंक्ति को अगर बेहतर तरीके से बोलूं तो इस बार के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।